Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affair discussion. दोस्तों एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। देखिए अभी हम साइंस एंड टेक में आईसीटी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं विजन आईएएस 365 के अकॉर्डिंग। तो हमने कुछ करंट अफेयर्स पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ है वो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित है। दोस्तों हम अलग अलग समय पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सुनते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में सुनते हैं, अलग अलग टाइप की वेव्स देखते हैं हम कि भाई 5G में यहाँ पर 600 मेगाहर्ट्ज़ की वेव्स का यूज़ किया जाएगा, 300 मेगाहर्ट्ज़ की वेव्स का यूज़ किया जाएगा, या ब्लूटूथ इस मेगाहर्ट्ज़ पे उपयोग किया जाता है, इस पे किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, एक बार अगर हमने जीन डीएनए जीनोम वगैरह समझ लिया, सीक्वेंस समझ लिया उसका, तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जीन एडिटिंग वगैरह क्या होती है, जीएमओ क्रॉप्स वगैरह क्या होती हैं, वो हमको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। तो साथियों इसी तरीके से जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में एक बार समझ लेते हैं क्लियर कट, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया गया है तो इसमें अलग अलग तरीके की वेव्स ही बनाई गई हैं। तो हमको ये भी देखना है कि भाई अलग अलग की वेव्स जो हैं वो किस प्रकार से किस तरीके से उपयोग होती हैं, तो वो चीज़ भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो फिर हमको आईसीटी में जो भी स्पेक्ट्रम वगैरह की बात होगी, जब भी अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात होगी तो हमको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए थोड़ी सा हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से, मतलब वो ऊर्जा तो प्रवाहित हो रही है, साइंटिस्ट ने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया हुआ है। अब वो ऊर्जा जब से बिग बैंग के बाद से ही जैसे पदार्थ का और एनर्जी का क्रिएशन हुआ है तो वो प्रवाहित हो रही है और आने वाले मिलियंस ईयर्स तक प्रवाहित होती रहेगी, मिलियंस बिलियंस ईयर्स तक, जब तक ये यूनिवर्स का सिस्टम काम करेगा तब तक प्रवाहित होती रहेगी। साइंटिस्ट ने उसको ऑब्जर्व किया, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का निर्माण किया हुआ है। तो इसमें क्या है, जैसे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, दृश्य प्रकाश है, परावैंगनी है, एक्सरे और गामा रे। इन जो है 7 कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि क्या होता है कि जैसे अपना एंशियंट मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री होता है, तो जहाँ तक एंशियंट तक की हमको ये विशेषताएं देखेंगे, इसके बाद से थोड़ी सी विशेषताएं चेंज होने लगी, तो हमने वहाँ से मेडाइवल स्टार्ट कर दिया। फिर मॉडर्न में हमने देखा कि यहाँ से जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज है, आधुनिक समाज का निर्माण करते हैं, हमने उसको मॉडर्न का डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, 3 चीज़ें हैं, एनर्जी, दूसरा है वेवलेंथ और तीसरा है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति हिंदी। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि यहां पर अगर आप देख पाएंगे, जैसे ये रेडियो वेव्स में है, तो ये जो साइकिल यहां पे बना हुआ है, ये साइकिल, तो ये इसकी वेवलेंथ कहलाई जाती है। अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये ऐसे प्रवाहित होगा, अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कम प्रवाहित होगा। तो अगर इस वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसमें जो दिया गया है, इसमें अगर, तो जब दोस्तों हम रेडियो वेव्स की से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण और एक्सरे और गामा रे तक जाते हैं, तो दोस्तों इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है, और जो वेवलेंथ होती है दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी उसकी आवृत्ति बढ़ती जाएगी। आवृत्ति का मतलब किसी पर्टिकुलर, अगर हम यहाँ पर बिंदु ले लें, जैसे कि हमने मान लो ये बिंदु यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से कितनी तरंगें प्रवाहित हो रही हैं, पर्टिकुलर किसी बिंदु से कितनी तरंगें प्रवाहित हो रही हैं, वो कहा जाती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव से होकर गामा रे की ओर बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से जो वेवलेंथ होती है दोस्तों वो एनर्जी से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है एनर्जी का फ्लो भी बढ़ता जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि यहां पर जैसे हमने यहां पर देखा कि जो वेवलेंथ है वो कम होती जाती है जैसे जैसे, तो एनर्जी जो है ज़्यादा फ्लो होती जाती है पर्टिकुलर वेव्स में। तो जो रेडियो वेव्स हैं उनका हम उपयोग करते हैं दूरसंचार के लिए, जो टेलीविज़न वगैरह के प्रसारण उपयोग करते हैं, हम जो मोबाइल कनेक्शन के माध्यम से बात करते हैं, कॉल करते हैं, इनमें हम रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो उससे कम वेवलेंथ वाली जो तरंगें होती हैं उनका हम माइक्रोवेव्स की तरह उपयोग करते हैं। इनमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होगी, जिनका खाना पकाने के लिए ओवन वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। टेलीफोन और अन्य संकेतों में भी दोस्तों इनका उपयोग किया सकता है, और बाद वाली तरंगों का भी ऐसा नहीं है इनका उपयोग नहीं किया सकता। जैसे कि अगर हम एक्सरे का भी उपयोग करना चाहें तो कर लेंगे, गामा रे का भी कर लेंगे, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, तो ये लोगों के शरीर से पास होकर प्रवाहित होने लगेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जान ही उसमें डेंजरस में आ जाएगी, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना ही डेंजरस हो जाएगा।
तो दोस्तों जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनका उपयोग फिर हम खाना पकाने के लिए, टेलीफोन के लिए और अन्य संकेतों के लिए भी कर सकते हैं। बाकी की वेव्स का भी उपयोग तो किया सकता है, लेकिन उसमें एनर्जी ज़्यादा फ्लो होती है, तो उसकी वजह से वो क्या है, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं। हालांकि एक जो नया सिस्टम हम देखते हैं LIFI, लाइट फिडेलिटी का, इसका में क्या है, जो हम दृश्य प्रकाश है उसका उपयोग करते हैं और लाइट के माध्यम से जो है अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की, तो 5G में क्या है, जो रेडियो वेव्स में आने वाली तरंगें हैं, उस कैटेगरी में आने वाली जो तरंगें हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, उनको नीलाम करना है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या है कि स्पेक्ट्रम जो अलग अलग जो कंपनियां हैं, सेलुलर कंपनियां हैं, वोडाफोन आइडिया है, रिलायंस जियो है, तो ये जो कंपनी इनको राइट्स देता है कि वो इस बैंड्स का उपयोग कर सकती हैं। तो जैसे जब भी हम कॉल लगाते हैं या हम भी जब भी ये इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो जैसे हमने कॉल में बात करना स्टार्ट करी, तो आपने कॉल किया, तो हमारी जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगे हैं, इनमें मोबाइल में सेंसर लगा हुआ, उसने कन्वर्ट कर दिया इसको क्या है, रेडियो वेव्स में, और ये रेडियो वेव्स जो हमारा नियरेस्ट टावर है वहाँ पहुँच जाती हैं, और फिर ये वहाँ से कन्वर्ट होकर फिर से एनर्जी में ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जहाँ पर हमने कॉल किया हुआ है उस वाले नियरेस्ट टावर पर पहुँचेंगी, और फिर वहाँ से है वो जो नियरेस्ट मोबाइल है, जैसे हमने दिल्ली के लिए किया हुआ है, तो वहाँ पर जो दिल्ली है, मान लो मुखर्जी नगर हम कॉल करते हैं, और मुखर्जी नगर के पास जो नियरेस्ट टावर होगा इस कंपनी का, वहाँ से वो डिटेक्ट करके फिर से उस वाले मोबाइल को कर देंगे, वो मोबाइल रिसीव करेगा और फिर हमारी बात जाएगी। तो इस तरीके से सिस्टम हमारा काम करता है स्पेक्ट्रम का, और ये वहाँ पर हम रेडियो वेव्स का उपयोग कर रहे होते हैं। तो जब भी सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है, तो स्पेक्ट्रम एक सरकार का संप्रभु राइट्स है, जैसे करेंसी वगैरह इशू करते हैं, उस पर सरकार राइट्स देती है कि पर्टिकुलर कंपनी इतने स्पेक्ट्रम का यूज़ कर सकती है। और फिर कंपनियों का ये काम होता है कि वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती हैं, टावर्स वगैरह लगाती हैं, सिम वगैरह सेल करती हैं और प्रॉपर हमको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और उसके बदले में हमसे प्रॉपर चार्ज करती हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हम तथ्यात्मक जानकारी करें, तथ्यात्मक जो जानकारी की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, जो 5G स्पेक्ट्रम से सरकार को जो है, सरकार ने 1.5 लाख करोड़ की नीलामी करी है स्पेक्ट्रम की। इसमें 10 बैंड्स में स्पेक्ट्रम की पेशकश की गई थी, लेकिन जो 600 मेगाहर्ट्ज हैं, 800 मेगाहर्ट्ज हैं, 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में स्पेक्ट्रम के लिए बोली प्राप्त नहीं हुई है। और इसमें क्या है, ये जो वाले स्पेक्ट्रम ये पहले 2G 3G वगैरह के लिए उपयोग किए जाते थे, तो अब जो है कंपनियां उस पर दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि उपभोक्ता उनको नहीं ले रहे हैं, तो फिर उनकी जो कॉस्ट वगैरह नहीं रिकवर हो पाएगी। इसी तरीके से दोस्तों फिर यहाँ पे जो 5G के लिए जो अलग अलग बैंड है, 3300 मेगाहर्ट्ज है, 2600 गीगाहर्ट्ज, यानी कि जो रेडियो वेव्स है उनका भी एक स्पेसिफिक दायरा है, तो उसमें से ज़्यादातर कंपनियों ने उसको परचेस किया हुआ है, क्योंकि अब 5G का टाइम आ रहा, 5G की डिमांड ज़्यादा है। जबकि एक चौथाई से अधिक मांग 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए थी। तो इसमें जो ज़्यादातर जो डिमांड्स है वो 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज के लिए बैंड की स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है, कंपनियां इनका उपयोग करना चाहती हैं। सबसे ज़्यादा जो बोली लगाने वाला जो यहाँ पर रहा है वो रिलायंस जियो रहा है। अलग अलग दोस्तों हमने यहाँ पर वेव्स की बात कर ली, थोड़ा सा अगर देख लें, इंफ्रारेड जो हमने माइक्रोवेव तक देख लिया था, इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं, इनका जो सूर्य से एनर्जी आती है, अग्नि से जो एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएटर वगैरह से जो ऊष्मा निकलती है, उनको जो कैटेगरी होती है हम उनको इंफ्रारेड में डिवाइड कर देते हैं। फिर दृश्य प्रकाश के तौर पे हम देखते ही हैं, जो हम प्रिज्म वगैरह से उपयोग करके देख सकते हैं, या रेनबो वगैरह जब बनता है तो हम देख सकते हैं। पराबैंगनी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो प्रयुक्त होती हैं और इसे त्वचा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ये पराबैंगनी। तो इस प्रकार से जो ओजोन होती है वो पराबैंगनी किरणें जो आने वाली सन की पराबैंगनी किरणें उनको रोक लेती है, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पर ग्लास वगैरह का यूज़ करते हैं। फिर एक्सरे के लिए जो वेव्स होती हैं दोस्तों, इसको तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो बॉडी में एक्सरे वगैरह के लिए उपयोग की जाती हैं, और जो गामा रे होती हैं, ये गामा रे काफ़ी डेंजरस होती है। आपने पढ़ा भी होगा पहले, कभी ये सुना होगा कि मैडम क्यूरी वगैरह जब इसमें पारे वगैरह में और वो सब इस माहौल में काम करते थे, उनकी कैंसर हो गया था, उनको काफ़ी कम समय उनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्या होती है कि ये बॉडी में हमारी जो अलग अलग सेल्स है उससे पास कर जाती हैं। तो ये गामा रे का जो है, हम इनको लिमिटेड माध्यम में उपयोग करके कैंसर की जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी में देखा था, कैंसर सेल्स ऐसी होती हैं जो मरना भूल जाती हैं, तो वो कैंसर बनती ही चली जाती हैं वैसी वाली सेल, तो हम उनको मारने के लिए दवा के तौर पे गामा रे का उपयोग कर लेते हैं। तो ये हमने बात की। कुछ और तथ्यात्मक दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो स्पेक्ट्रम जैसे कि वो यहाँ पर बोला गया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी संबंधित है और मोबाइल उद्योग और अन्य क्षेत्रों को एयर वेव्स पर संचार के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आवंटित की जाती है। तो अब आप इसके बारे में क्लियर समझ गए होंगे दोस्तों। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, इस बैंड में फ्रिक्वेंसी दी है 60 गीगाहर्ट्ज से लेके 90 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो आवृत्तियाँ हैं। आवृत्तियाँ यानी कि इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी। तो ये एक फ्रिक्वेंसी का जो मेजरमेंट है कि पर सेकेंड में
10⁹ या 1000 मिलियन जो के तौर पे इसको हम परिभाषित करते हैं, इसके तौर पे मेजर करते हैं। यानी कि वो जो वेव्स पास होती है वो पर सेकेंड जो है 10⁹ 9,000 मिलियन जो सेकेंड में साइकिल कवर करती हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। स्पेक्ट्रम एक संप्रभु संपत्ति है, ये चीज़ भी हमने देख ली। और 5G स्पेक्ट्रम जो सेवा प्रदान करने के लिए दोस्तों 3 बैंड का उपयोग किया जाएगा, लो बैंड का, मिड बैंड का और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा। फिर एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पर ई बैंड के बारे में। तो ई बैंड क्या है कि ब्रॉडबैंड, टेक और वाईफाई कंपनी ने विशेष रूप से दूरसंचार कंपनियों को ई बैंड देने का विरोध किया है। अब इन्होंने क्या किया है, तो ई बैंड क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 60 गीगाहर्ट्ज से लेकर 90 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो आवृत्तियों की रेंज है। और ई बैंड 5G के माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का एक प्रमुख समाधान है। तो देखिए जो 5G में जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होगा उसके लिए ई बैंड का उपयोग किया जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जो अलग अलग बैंड्स की बात की जा रही है या अलग अलग फ्रिक्वेंसी की बात की जा रही है, जैसे हम रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं और अपने मोबाइल से कॉल करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। मैंने आपको सिस्टम बताया वो एक टावर से दूसरे टावर को कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होकर काम करते हैं। लेकिन हम घर में हमारे टीवी का जो रिमोट होता है उसमें भी रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन सब की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। क्योंकि अगर वो एक ही फ्रिक्वेंसी पे होंगे तो फिर हमारे जो है सिग्नल यहाँ पर टकरा जाएंगे, और मोबाइल का सिग्नल और फिर हमारे मोबाइल के कॉल वाला जो है, ये जो नेट हमारा रिमोट है जो हम यूज़ कर रहे हैं टीवी के लिए या जो मोबाइल से कॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनमें आपस में वो इंटरचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। या ब्लूटूथ डिवाइस में जो सिग्नल का उपयोग है, जो वेव्स का उसका रेंज का उपयोग किया जाएगा, तो इन सब की रेंज थोड़ी थोड़ी अलग होती है। अदरवाइज इनमें टकराव होगा और वो हम प्रॉपर जो है अपना मैसेज है, सिग्नल है, उनको ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो उसी का एक टाइप है इवेंट। आप इतना याद रखिएगा कि इसमें 60 गीगाहर्ट्ज से लेके 90 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। और ब्रॉडबैंड टैंक कंपनियों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये 5G में एक माइक्रो ट्रांसमिशन का एक प्रमुख समाधान है, इसलिए उनका 5G दूरसंचार कंपनियों ने इवेंट की मांग रखी। तो ये चीज़ हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है वो 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और अन्य उत्पादों को एक साथ विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और समझौते के कुछ बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए हमको पहले ये क्लियर चीज़ हो जाएगा कि 5G ये ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है, तो हमको ये जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो चीज़ क्लियर रहेंगी, अदरवाइज हम केवल पढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों जब भी हम 5G ओपन रैन की जब हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि RAN को समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका नाम ही है जैसे रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यानी कि अगर हम इसके शब्दों पर जाएं तो शब्दों में ये पता चलता है कि एक नेटवर्क है और रेडियो एक्सेस का यानी रेडियो वेव्स के एक्सेस का एक नेटवर्क है। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया था, तो मैं आपको एक और फिर से एग्जाम्पल दूँ। जैसे कि यहाँ पर जियो एक कंपनी है, इसका यहाँ पर टावर लगा हुआ है, ठीक है। अब आप जियो की सिम का यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक यूज़र यहाँ पर बैठा था, एक यूज़र यहाँ पर बैठा था। तो यहाँ पर इसके पास फ़ोन है और एक आपके पास फ़ोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक रिसीवर लगा होगा, एक ट्रांसमीटर लगा होगा। आपने कुछ बोला, जियो की सिम का आप उपयोग करते हैं, मैं भी जियो की सिम का उपयोग करता हूँ। मान के चलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके मोबाइल में भी रिसीवर है और ट्रांसमीटर, और मेरे मोबाइल में भी रिसीवर है और ट्रांसमीटर है। तो मैंने यहाँ से आपको कॉल किया, तो यहाँ से मेरी जो वॉइस है, नॉइस जो एनर्जी है, जो भी ये नॉइस एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेडियो रिसीवर के माध्यम से मोबाइल के रेडियो वेव्स में, और फिर इस ट्रांसमीटर के माध्यम से यहाँ पे जो नियरेस्ट टावर है वहाँ पे जाएगी, और वहाँ से फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू दोस्तों फिर ये आपके मोबाइल आपके जो नियरेस्ट टावर है वहाँ पे पहुँचेगी। जियो का टावर है और जियो के टावर से फिर आपके मोबाइल में ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करके आप तक वो मैसेज कन्वे होगा। इस तरीके से हमारी कॉल संपन्न होगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बात की गई है, तो ये क्या है, एक प्रकार का ये क्लोज रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो गया। क्लोज इस सेंस में कि ये इसको जियो ही उपयोग कर सकती है। अब मान के चलिए कि यहीं पर कोई और कंपनी है XYZ करके, और उसका इस एरिया में एक और टावर लगा हुआ है। तो यहां पे क्या है, अगर यहां पर मान लो रिलायंस जियो का टावर नहीं लगा हुआ और यहां पर इनको डेटा प्रवाहित करना है, यहां पर भी उपयोग करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, और फिर इसका उपयोग करना है और यहाँ से फिर से यहाँ से सिग्नल करना है,
और यहाँ पे क्या है कि रिलायंस जियो की इस एरिया में एक्सेस नहीं है, या दूसरी कंपनी का हो सकता है कि दूसरी कंपनी चाहे कि मैं अपने रिसोर्सेस यहाँ पे क्यों वेस्ट करूँ, किसी दूसरी कंपनी का उपयोग कर लेता हूँ, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया है, कोई और कंपनी है। तो इस तरीके से फिर रिलायंस जियो का अगर नेटवर्क इस वाले का रिलायंस जियो अगर उपयोग कर ले तो ये एक चीज़ कहला जाएगी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इसमें क्या हो रहा है कि दूसरी कंपनी का जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है, टावर वगैरह का जो भी सिस्टम है, उसका उपयोग कर सकता है। तो जो रिलायंस जियो है उसका एक हिस्सा अगर वो उपयोग करना चाहे तो दूसरी कंपनी का भी अगर उस एरिया में एक्सेस नहीं है उसका तो उपयोग कर सकता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि रिलायंस जियो का जो टावर है उसका एक हिस्सा जो सिग्नल प्रसारित करने का हिस्सा है, रिसीव करने और सिग्नल प्रसारित करने का जो सिस्टम है, उसका एक हिस्सा जो है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के तौर पर रखा जाएगा। कोई और कंपनी चाहे तो उपयोग कर सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आ सकती हैं। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम तो होता है, अलग अलग बैंक्स हैं, अलग अलग बैंक्स अपने अपने एटीएम लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक वाइट लेवल एटीएम का सिस्टम होता है कि जो कंपनी जिसके पास बैंक नहीं भी है तो वो अपने एटीएम लगा सकती है। इससे ज़्यादा कस्टमर का फ़ायदा होगा, ज़्यादा उनको जो है अच्छी सर्विस मिल सकती है, ज़्यादा अच्छे से बैंकिंग सुविधाओं को एक्सेस कर सकते हैं और ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो इस तरीके से ये ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो 5G में क्या है, क्योंकि 5G में 4G के कंपैरिजन में जो है हम हाई वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स का उपयोग करेंगे, तो इसमें ट्रांसमिशन भी ज़्यादा तेज़ी से होगा, लेकिन हमको ज़्यादा टावर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम वहाँ पर ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करते हैं तो इससे क्या है, बहुत सारी कंपनियाँ आ सकती हैं, मतलब आसानी से बहुत ज़्यादा अच्छे से नेटवर्क उपलब्ध कराया सकता है और दूसरी दूसरी कंपनियां भी इसमें एंट्री कर सकती हैं। किसी एक कंपनी के मोनोपोली भी नहीं हो पाएगी। ऐसा भी नहीं होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाए जाने हैं इसके लिए, वर्ल्ड में ज़्यादातर जो 5G के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो जैसे कि नोकिया है, सैमसंग वगैरह है, चाइना की जो जेट ई कंपनी है, हुआवे करके एक कंपनी है, तो ये प्रोवाइड करते हैं। उनकी मोनोपोली भी नहीं होगी, बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पर आने की अनुमति होगी। हालांकि ये जिन्होंने स्पेक्ट्रम लिया है वही चीज़ें उसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन वो सिस्टम डेवलप करने के लिए काफ़ी स्कोप होगा। तो यहाँ पर ये जो समझौता किया गया है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए, वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, बाइजिंग नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और वीडी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अब इसके फायदे क्या होंगे, तो अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का इंटेलिजेंट और प्रोग्रामेबल नेटवर्क होगा। स्वामित्व की यहाँ पर क्या है, स्वामित्व की कुल लागत में कमी आएगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी वाले सिस्टम में जो है कि एक ही कंपनी को पूरा नेटवर्क करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी। फिर इसको स्वचालन और प्रबंधन भी इसका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बेटर तरीके से किया सकता है। बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप, जैसे कि ज़्यादा डिमांड होगी तो भी किसी एरिया में अगर किसी कंपनी का सिस्टम नहीं है तो वहाँ प्रोवाइड कराया सकता है। नवाचार इनोवेशन की भी ज़्यादा संभावनाएं होंगी। विक्रेता संबंधी विविधताएं होंगी, जो सेलर जो बेचने वाले हैं यहाँ पर 5G नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क संबंधी डेटा सेंटर इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपने जो सिस्टम मैंने आपको बताया पहले वाला आर्टिकल कैसे काम करता है सिस्टम, और दूसरा वाला, अगर इन दोनों को आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसके लाभ भी समझ जाएंगे और कुछ पॉइंट्स बना के खुद भी लिख सकते हैं, अगर मेंस वगैरह में इस तरीके से हमको कहीं लिखने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर कुछ और हम तथ्यात्मक बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, आरएएन नेटवर्क का एक हिस्सा है जो मुख्य नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड यूजर से जोड़ता है, यानी कि जो आखिरी पायदान पर उपयोग करने वाला व्यक्ति। जैसे कि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि हमने रेल लाइन का तो उपयोग कर लिया, फिर वहाँ से हमने देखा कि भाई आगे शहर के छोर तक जाने के लिए नहीं है तो हमने वहाँ पर सिटी बस चला दी। तो इस तरीके से सिस्टम हम इसमें डेवलप कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आरएएन उपयोगकर्ताओं क्या है, रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। तो ये उसी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। फिर आरएएन क्या है, वेब पर उपलब्ध सभी प्रमुख एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए आरएएन के साधन के तौर पर भी कार्य करता है। और मौजूदा आरएएन तकनीक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से युक्त एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान की जाती हैं, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम एक प्रकार से बन जाएगा, जो एक कंपनी केवल एक कंपनी पर डोमिनेंस नहीं होगी, सभी कंपनी एक प्रकार से एकजुट हो सकती हैं और काम कर सकती हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार से ऐसा सिस्टम है जहाँ पर काम किया सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ORAN जो है, अब आप समझ गए होंगे कि 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है। और देखिए जो 5G है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें ज़्यादा हमको टावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ट्रांसमीटर, ज़्यादा रिसीवर्स की ज़रूरत पड़े ज़्यादा, क्योंकि हम इसमें क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी, तो इसलिए हमको इसमें ज़्यादा टावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर ये सिस्टम काफ़ी कारगर हो सकता है 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। फिर दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें और हैं, एक है स्टैंड अलोन 5G, एक दूरसंचार। यहाँ पर दो और कीवर्ड हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन की संभावना हो सकती है। एक है स्टैंड अलोन 5G,
और दूसरा है नॉन स्टैंड अलोन 5G। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो जहाँ पर स्टैंड अलोन जब 5G की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा टेलीकॉम नेटवर्क है जहाँ पर कोर नेटवर्क और रेडियो एक्सेस नेटवर्क दोनों में 5G को अपग्रेड किया जाता है। यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो तीसरा सिस्टम होगा, तो मतलब थर्ड पार्टी द्वारा जो प्रोवाइडेड सिस्टम होगा, उसका भी जो नेटवर्क है रेडियो एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क दोनों को अगर 5G में अपग्रेड कर दिया जाए तो वो कहला जाएगा स्टैंड अलोन 5G। और अगर केवल नेटवर्क के केवल RAN वाले हिस्से को अपग्रेड किया जाता है 5G में तो वो वो कहला जाएगा नॉन स्टैंड अलोन 5G। उसमें क्या है, जो कोर नेटवर्क है वो 4G में ही रहेगा और RAN वाला जो हिस्सा है वो 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो ये कहला जाएगा। अब इसमें क्या है, दोनों का अंतर क्या होता है कि जो NSA पर जो ऐसे का लाभ वो बेहतर आवाज़ की क्वालिटी, जैसे कि बोल्टी का LT के ऊपर लाभ ये होता है कि वो बोल्टी वाले जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी वॉइस होती है, ज़्यादा क्लियर होती है, लेटेंसी वगैरह कम होती है। लेटेंसी क्या होती है दोस्तों, ये टेलीकॉम के मामले में जैसे आपने इंटरनेट में कुछ सर्च किया तो वो कितने मिली सेकेंड में सर्च हो जाएगा, अगर वो ज़्यादा पे सर्च हो रहा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी प्रकार अगर मैंने आपको कॉल किया वो कॉल जाने में ज़्यादा टाइम लगा, थोड़ा तो टाइम लगता ही है, तो वो ज़्यादा लेटेंसी है, और कम टाइम में तो कम लेटेंसी है। तो यहाँ पर एक प्रकार से इसकी लेटेंसी कम होगी, ऐसे वाले की बेहतर आवाज़ की गुणवत्ता होगी, तीव्र गति होगी और कम लेटेंसी यहाँ पर बात करी गई है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और बात करें जो स्टैंड अलोन की, तो यहाँ पर क्या है, ये LT नेटवर्क 4G वायरलेस संचार मानक को प्रतिस्थापित करता है। पहले जो LT का उपयोग किया जाता था, 4G का उपयोग किया जाता था, उसकी जगह पे क्या है, मौजूदा 4G के कोर के साथ किसी भी अंतःक्रिया के बिना 5G सेवा पूरी तरह से स्वतंत्र संचालन को संभव बनाता है। तो ये चीज़ कहलाई जाती है स्टैंड अलोन 5G। फिर यहाँ पर ऐसे 5G जो है स्टैंड अलोन 5G की प्रमुख सामने चुनौतियाँ ये होती हैं कि सभी फ़ोन में ऐसे 5G का सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी कीमत भी अधिक होगी, क्योंकि जो फ़ोन है सिस्टम है अभी, तो वो उसके लिए 5G फ़ोन अलग आएंगे, वो 4G वाले तो उपयोग नहीं होंगे, थोड़ी सी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी। फिर साथियों जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए अभी हमने जो बात की उसमें हमने ये देखा कि हमारे कैसे जो हमारे मोबाइल में जो रिसीवर और ट्रांसमीटर जो लगा होता है उसके माध्यम से हमारी आवाज़ को हम रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको नियरेस्ट टावर तक पहुंचाते हैं और फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करके दूसरी जगह जहाँ पर भी हमने कॉल किया वो वहाँ पर जो टावर लगा हुआ है उसमें वहाँ तक मैसेज जाता है, फिर वहाँ से फिर से वो कन्वर्ट होकर रेडियो वेव से वहाँ से मैसेज जाएगा मोबाइल में, फिर से ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करके वहाँ तक मैसेज पहुँचेगा। एक दूसरा तरीका वो होता है दोस्तों इंटरनेट को पहुँचाने का कि हम वहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग करें। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जैसे हमने मोबाइल का उपयोग करके मैंने टावर तक की प्रोसीजर बताई कि रिसीवर ट्रांसमीटर टावर तक काम होगा, फिर वहाँ से सैटेलाइट जो लगा हुआ है वहाँ पर सिग्नल जाएंगे और फिर सैटेलाइट जो दूसरा नियरेस्ट टावर है वहाँ पर जानकारी पहुँचाएगा और वो मोबाइल से पहुँचा देगा और फिर से वो जो है सैटेलाइट जो है वो टावर पहुंचाएगा और टावर से ही। अब इसका फायदा ये होगा दोस्तों सैटेलाइट वाले सिस्टम का, जैसे कि टेस्ला का एक प्रोग्राम, एलॉन मस्क का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है स्टारलिंक, तो उसमें क्या है दुनिया भर को अलग अलग तरीके से सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा और एक प्रकार से सैटेलाइट सिस्टम से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा एक और बात होती है दोस्तों, जैसे कि हाल ही में आपने रूस और यूक्रेन बारे में सुना होगा कि यूक्रेन में क्या है इंटरनेट नहीं था, तो एलॉन मस्क ने वहाँ पर अनुमति दी थी कि वो स्टारलिंक का जो इंटरनेट सैटेलाइट वाला जो इंटरनेट है उसका उपयोग वगैरह कर सकते हैं यूक्रेन के लोग जो है। तो ये वाला सिस्टम कहलाया जाता है अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो न्यूज़ ये है कि ट्राई ने क्या किया है, जो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंस फ्रेमवर्क पर सिफारिशें जारी की हैं। अदरवाइज क्या है कोई दूसरी कंपनी है, वो बाहर की कोई इंटरनेशनल कंपनी है, वो वहाँ पर अपना संचालन करती रहेगी। तो यहाँ पर ट्राई जो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने ये बोला है कि जो सैटेलाइट स्टेशन ये जो उपयोग किया जाएगा इसमें जो गेटवे स्थापित किए जाते हैं ज़मीन पर उसके लिए संचालन के लिए उसको लाइसेंस फ्रेमवर्क पे सिफारिशें जारी की हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि देखिए कोई भी संचार लिंक जिसमें डेटा सूचना संचार के मार्ग में एक कृत्रिम उपग्रह शामिल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारा सिग्नल जाएगा, रिसीवर ट्रांसमीटर का मोबाइल में उपयोग होगा, नॉइस जो कन्वर्ट होगी हमारी है, जो कुछ भी हम सर्च करते हैं। तो देखिए सर्च करने के मामले में इंटरनेट के केस में भी यही होता है, तो हम ऐसे सर्च करते हैं और फिर वो अलग अलग सिग्नल के माध्यम से जहाँ पर सर्वर लगा होगा वहाँ तक जाएगी इन्फॉर्मेशन और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो जब हम उपग्रह वाला सिस्टम का उपयोग करते हैं, यहाँ पर साइड में एक मैप भी दिया गया है, ये आप यहाँ पर करके देख पाएंगे, यहाँ पे दिया गया है। तो ये यहाँ पर उपग्रह लगा हुआ है
और इस पर क्या है कि स्थलीय संचार तंत्र है और यहाँ पर यूजर स्टेशन है। तो इस वाले सिस्टम का फ़ायदा ये हो सकता है कि हम बहुत दूर तक अर्थ के दूसरे हिस्से तक भी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं, लेकिन इसमें स्पीड कम होती है, इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल वाले सिस्टम का उपयोग करते हैं और दुनिया भर में जो इंटरनेट पहुँचाते हैं वहाँ पर भी ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो उपग्रह संचार नेटवर्क है उसमें दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक होता है ग्राउंड सेगमेंट, स्थिर या चलायमान ट्रांसमिशन रिसेप्शन उपकरण यहाँ पर लगा होता है, और दूसरा होता है स्पेस सेगमेंट यानी कि अपने आप में उपग्रह। तो जो ये वाला ग्राउंड सेगमेंट है इसके लिए लाइसेंस के लिए ये फ्रेमवर्क जारी किया गया है। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है इसमें क्या है, लंबी दूरी के संचार के लिए एक सस्ता विकल्प है। फिर ये क्या है, परस्पर दूर स्थित स्थानों को कनेक्ट करने की इसमें क्षमता, बहुत दूर स्थानों को कनेक्ट किया सकता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर वाले सिस्टम में तो ऐसा है, जैसे टावर है तो टावर के माध्यम से बस ये अगर हम पहुंचाना चाहें, जैसे हमने मान लो एक ही सिटी किया तो हो सकता है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का भी उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सीधे यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होकर टावर में जाएगा, वहाँ से रिसीव करेगा और फिर दूसरा वाला जो सिस्टम है रिसीवर मोबाइल में वहाँ से कनेक्ट कर लेगा। लेकिन क्या है, ये टावर की एक रेंज होती है, ठीक है, तो फिर वो दूसरा हम उसको कनेक्ट कर देते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू। लेकिन ये सैटेलाइट संचार वाला है तो ये बहुत दूर तक कनेक्टेड जो सिस्टम है वहाँ पर उपयोग किया सकता है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की पहुँच में भी बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार हो जाता है और वैश्विक संचार में उपयोगी है वो। फिर कुछ और बात करें कि जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो हमने देखा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके तहत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों के माध्यम से उपयोगकर्ता को इंटरनेट सिग्नल प्रदान किया जाता है। फिर इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो सैटेलाइट है वो तीनों कक्षाओं में स्थापित करके उसका उपयोग कर सकता है। देखिए तीन मेनली जो है 3 ऑर्बिट होते हैं जहाँ पर हम सैटेलाइट रखते हैं। जैसे जैसे हमारी अर्थ है, अब अर्थ की जो चारों ओर परिक्रमा करने वाला जैसे चंद्रमा है, तो ये एक प्रकार का चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। जो हम यहाँ से सैटेलाइट छोड़ते हैं, इसरो वगैरह छोड़ते हैं, नासा वगैरह छोड़ते हैं, जापान की एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस रशिया की एजेंसी है, ये अपना सैटेलाइट छोड़ती हैं, ये सभी कृत्रिम सैटेलाइट हम ही जानते हैं। अब इनको अलग अलग जो है अलग अलग ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, अब इसमें से अर्थ के अगर दोस्तों हम 500 से लेके 1500 किलोमीटर तक के अगर दायरे में हम यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ें, ये वाले यहाँ कहीं अगर छोड़ेंगे, इस वाले दायरे में अगर हम छोड़ेंगे तो वो चीज़ कहला जाएगी हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट। जब हम यहाँ पर 5000 से 10,000 के रेंज में अगर सैटेलाइट छोड़ेंगे तो वो चीज़ कहला जाती है हमारी मिडिल अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पर एक प्रकार से। और जब हम यहाँ से अर्थ के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों हम यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, जिसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी बोल देते हैं, यानी कि अर्थ के सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये चीज़ उपस्थित है, तो ये चीज़ कहला जाती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से हम सैटेलाइट्स को भी क्लासीफाई कर देते हैं कि ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है और एक प्रकार से ये जो है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। तो इसका दोस्तों सबसे मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो ये रोटेशन जो साइकिल है, जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। जो पास में है, जो अर्थ मान के चलिए यहाँ पर जो अर्थ के पास वाले जो सैटेलाइट है इसके पास 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 जैसे ये वाला सिस्टम है, तो इसका जो रोटेशन पीरियड होगा अर्थ को साइकिल करने का वो कम होगा, करीब वो 90 मिनट से लेकर 120 मिनट तक में एक चक्कर लगा लेगा अर्थ का। ये वाला जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा, 4 से 6 घंटे तक ले सकता है। फिर ये वाला जो सिस्टम है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये पूरा 24 घंटे पर लिया जाता है, जो अर्थ का टाइम होता है वैसी टाइम पर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो दूर संचार वाले जो भारी उपग्रह हैं उनको वहाँ पर एक प्रकार से रखा जाता है। हम जो सैटेलाइट्स व्हीकल का यूज़ भी करते हैं, जैसे कि हमारा PSLV है, GSLV, तो जब हम लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए हम आने वाले टाइम पे देखेंगे और मीडियम अर्थ ऑर्बिट के लिए तो हम वहाँ पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करेंगे। तो ये सिस्टम होता है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए एक प्रकार से सैटेलाइट की बात करी गई थी कि अलग अलग ऑर्बिट की। फिर थोड़ी सी और बात करें कि जो सैटेलाइट जो है टेलीविज़न सैटेलाइट से, ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये टेलीविज़न से अलग होती है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में 2 तरफा इंटरनेट सिग्नल का प्रवाह होता है, साथ ही इसके तहत डेटा के प्रवाह के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है। फिर जब सैटेलाइट्स का ये इसके नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये जो भूमिगत कॉपर या फाइबर नेटवर्क पर आधारित नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसके तहत अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह को ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजकर और उससे ब्रॉडबैंड सिग्नल प्राप्त करके इंटरनेट सेवाओं का संचालन किया जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और हम तथ्यों की बात करें तो ये जो SESG को गेटवे हब के रूप में भी जाना जाता है। ये अंतरिक्ष में आधारित संचार नेटवर्क और ज़मीनी संचार नेटवर्क के बीच एक प्रकार से सेतु का काम करता है। ये जो ज़मीन पे एक प्रकार से इसका जो गेटवे स्थापित होता है, जो हमने ऊपर देखा था, तो वो चीज़ की यहाँ पर बात की गई है। और ये ऐसे उपकरण होते हैं जो ज़मीनी कनेक्टिविटी के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को इंटरनेट प्रोटोकॉल सिग्नल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर दोस्तों कुछ और अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ हमारे सामने वाईफाई, दूसरा है स्प्लिंटर नेट और चौथा है गीगामेश। तो जब दोस्तों हम वाईफाई की बात करते हैं तो न्यूज़ ये है यहाँ पे कि सरकार ने PM वाणी एक योजना थी, इसके माध्यम से, तो PM वाणी योजना के माध्यम से 100 राज्यों के जो 22 रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो है हाई स्पीड जो है वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी। और अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये जो रेलटेल है, रेलटेल एक क्या है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक मनी रत्न सार्वजनिक कंपनी है। तो बस रेलटेल एक जो है रेल मंत्रालय की एक सब्सिडी कंपनी है, याद रखिएगा। और जो C.डॉट है इसने मिलकर तैयार किया है मोबाइल ऐप जो है Y.डॉट, इसके माध्यम से एक्सेस किया सकता है। और ये जो PM वाणी है ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है उसकी एक पहल है। ये एक प्रकार से ब्रॉडबैंड सुविधा है जो कि वाईफाई या वायरलेस फिडेबिलिटी, एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है। तो जो हमने बात की इसको डेस्कटॉप और वो है वाईफाई, हम ऐसे भी जनरली यूज़ करते हैं। सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशन में प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी सी और यहाँ पर एक बात है जो UPSC ने क्या है पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ब्लूटूथ के ऊपर लेके और वाईफाई को उसको लेके। तो जो अलग अलग उपकरणों के बीच संचार स्थापित करने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति बैंड में रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव्स का उपयोग करता है। ये जो वाईफाई नेटवर्क है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज से 5.3 गीगाहर्ट्ज, और जो जहाँ तक ब्लूटूथ होता है वो 1.3 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो वेव्स का या उसके आसपास उसका उपयोग करता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, स्प्लिंटर नेट है। अब स्प्लिंटर नेट क्या है, तो ये एक प्रकार से नाम से ही हो रहा है, जो स्प्लिंट करके इंटरनेट प्रोवाइड करना, यानी कि अलग अलग हिस्सों में टूटना या काटने की जो प्रक्रिया है वो स्प्लिंटर नेट कहला जाएगी। तो इसका मतलब है देशों द्वारा जो राजनीतिक उद्देश्यों से कंटेंट को फिल्टर करने या पूरी तरीके से अवरुद्ध करने के कारण इंटरनेट का तेज़ी से जो खंडन होना होता है या रुक रुक के जो प्रोवाइड किया जाता है वो स्प्लिंटर नेट कहला जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो हो रहा है, तो रूस में जो आवाज़ें उठ रही हैं प्रतिरोध में, उसके लिए रूस की सरकार के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से चाइना में जो उनका ग्रेट फायरवेल जो सिस्टम है स्वदेशी रूप से विकसित, वो ऑनलाइन सेवाओं को प्रोवाइड करता है और इस प्रकार से अमेरिकी जो कंपनियां हैं उनके प्रवेश को एक प्रकार से बाहर रखने का काम करता है। फिर साथियों इसी तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि रूस ने कानून पास किया था और उसके माध्यम से क्या है ऑनलाइन आयरन कर्टन पारित किया था इस कानून के माध्यम से, और इससे क्या है देश के विश्व से जो शेष विश्व से जो है डिस्कनेक्ट करने के लिए सक्षम बनाता है रूस को। तो दोस्तों जो गीगामेश है ये भी एक प्रकार की क्या है, एक यूनिक या अभिनव एक प्रकार की पहल है, वायरलेस नेटवर्क समाधान है एक प्रकार का, यानी कि आपको वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। और इसको क्या है कि जो उपनगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर जैसी बैंडविड्थ इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर सकता है, यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से। तो ये चीज़ कहला जाती है गीगाबेस। इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य जो 4G अवसंरचना में कंजक्शन, भीड़ भाड़ वाले मुद्दों का समाधान करना है, साथ ही उच्च तकनीकी एवं सस्ती इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड करना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि अवसंरचना, कंजेशन, भीड़ भाड़ वैसे मुद्दों, जैसे अगर आप दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि रात का जब टाइम होता है तो आपके मोबाइल का नेटवर्क स्लो काम करने लगता है, क्योंकि जो इंटरनेट प्रवाहित हो रहा है, जो सिग्नल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, वो उसका नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है या टावर्स की जो रिसीव करने की क्षमता है, ट्रांसमिट करने की, वो तो लिमिटेड है, लेकिन रात के टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग होता है, तो वहाँ पर आपकी स्पीड जो है लिमिटेड हो जाती है। तो वो इसी तरीके के मुद्दों का समाधान करना है। और इसको डीप टेक स्टार्टअप एस्ट्रॉम ने विकसित किया है, ये ध्यान रखिएगा आप। स्टार्टअप्स को भारतीय विज्ञान संस्थान ISC के अंतर्गत टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ने समर्थन प्रदान किया है। तो ये एस्ट्रॉम एक स्टार्टअप है जिसने ये डीप टेक स्टार्टअप है जिसने ये सिस्टम गीगामेश डेवलप किया हुआ है। तो ये एक प्रकार से जो है मतलब जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से। फिर साथियों यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से, VPN के बारे में न्यूज़ है। केंद्र सरकार ने क्या किया है कि हाल ही में जो केंद्र सरकार के लिए जो प्रमुख एजेंसी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया, इसके निर्देशानुसार जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को कंपनियों को क्या है आदेश जारी किए गए थे कि उनको अपने ग्राहक का सूचना रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम VPN के बारे में बात करें, फिर एजेंसी के बारे में देखेंगे और सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी करी उसके बारे में देखेंगे।
तो देखिए वीपीएन क्या होता है, जैसे अभी आप कुछ सर्च करते हैं इंटरनेट में, तो जो कुछ भी आपने सर्च किया तो यहाँ से ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो जहाँ पर भी जो भी एक्सेस है, जो भी नेटवर्क है, वहाँ पे जानकारी जाएगी। जैसे कि अगर आपने गूगल में कुछ सर्च किया तो गूगल का जो नेटवर्क, जहाँ पर भी उनका नेटवर्क सिस्टम होगा, डेटा सेंटर वगैरह होंगे, वहाँ पर वो चीज़ स्टोर होगी और वहाँ से जाएगी नेटवर्क अलग अलग लोकेशन से होते हुए वहाँ पर। मान लो न्यूयॉर्क में सेट है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन फिर आपके उसमें वापस आएगी। तो इस तरीके सिस्टम काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है मोबाइल का, ये वो जो नेटवर्क सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि जो कंपनी है, इस केस में रिलायंस जियो वगैरह है, रिलायंस जियो अगर हम यूज़ कर रहे हैं या वोडाफोन आइडिया, एयरटेल उपयोग कर रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है कि आप भाई कहाँ से क्या सर्च कर रहे हैं और आपकी लोकेशन कहाँ है। तो दो चीज़ें उनको पता चल जाएगी और दूसरा, जहाँ जिस सर्वर से आपने चीज़ें निकाली उसको भी पता चल जाएगा कि आपका ये आईपी एड्रेस और ये लोकेशन है। अब इसमें क्या सिस्टम है कि इससे आपकी प्राइवेसी का भी वायोलेशन हो जाता है। तो अगर आप इस सिस्टम से बचना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वीपीएन का उपयोग कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये करता है मेजॉरिटी कि हमारा जो इंटरनेट की सिस्टम जो भी सर्च कर रहे हैं, पहली चीज़ तो वो आपकी लोकेशन बदल देता है और आपका जो आईपी एड्रेस है वो बदल देता है। दूसरा क्या है, जो भी डेटा हम सर्च कर रहे हैं उसको वो इनक्रिप्टेड कर देता है, तो उसको फिर डिकोड नहीं किया सकता। अब हालांकि क्या है कि अलग अलग टाइप के वीपीएन होते हैं, कुछ सस्ते किस्म के भी होते हैं, जहाँ से हो सकता है कि जिस जो कंपनी वीपीएन प्रोवाइड करने का नाम बता रही है वही हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, वही इन्फॉर्मेशन को चुरा ले। ऐसा भी होता है। कुछ पेड सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं। ज़्यादातर क्या है, वीपीएन का उपयोग जो हाईली वो लोग हैं इंडिया में, जैसे जिन लोगों को ऐसा संदेह रहता है कि हमारा डेटा वगैरह लीक हो सकता है, या हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो इसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं गंभीर मामलों में। आम आदमी उपयोग कर सकता है जिसको कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ भी ऐसा करना है, या आपको लगता है कि भाई मेरी लोकेशन वगैरह नहीं जानी चाहिए, तो कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। तो होता क्या है इसकी वजह से कि सरकार को फिर एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा। अब इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी है। हो सकता है कोई व्यक्ति क्या है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन को प्रसारित कर रहा हो वीपीएन का उपयोग करके, और सरकारी एजेंसी को पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि ना तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो पाएगी और ना ही उसका आईपी एड्रेस पता चल पाएगा। तो सरकार ने इसलिए जो साइबर सिक्योरिटी के लिए, हमारे यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी टाइट करने के लिए प्रमुख एजेंसी है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया, तो ये जो है इसने ये संदेश जारी, इसने ये वो जारी किए हैं निर्देश कि वीपीएन जो भी कंपनी है उनको अपना प्रॉपर डेटा वगैरह रखना होगा 5 साल का, 5 साल तक उस डेटा वगैरह मेंटेन करके रखना होगा, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो कंपनियां वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें, कंपनी से वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो यहाँ पे क्या है, फिर हम थोड़ी सैटेन की बात करें दोस्तों, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत आता है। इसको जो अधिकार मिले हुए हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत इसको कुछ राइट्स मिले हुए हैं, जैसे साइबर घटनाओं से जुड़ी सूचनाओं का संग्रह करना, उनका एनालिसिस करना और उनको प्रसारित करना, जानकारी वगैरह प्रोवाइड करना संबंधित संस्थाओं को कि यहाँ पर खतरा है। फिर साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का पूर्वानुमान करना और चेतावनी वगैरह जारी करना, साइबर घटनाओं के संबंध में अनुक्रिया गतिविधियों को समन्वय करना और साइबर संबंधी घटनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करना, सलाह, कार्रवाई एवं रिपोर्टिंग प्रदान इत्यादि करना, ये इसके काम है। और दोस्तों यहाँ पर जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 है के तहत साइट ने ये जो निर्देश अभी जारी किए गए हैं, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उपयोग किया गया है। और हमने साइटिन की स्थापना ही देखी, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसी में संशोधन के माध्यम से इसको ये कार्य दिए गए थे। इसकी स्थापना जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये हालांकि ये CERT इन है, ये अलग अलग सेक्टर के लिए बनाई जाती है। एक फिनटेक करके मिली, फाइनेंस सेक्टर में देखी, तो अलग अलग सेक्टर के लिए भी इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि दोस्तों की जो बीपीएन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये कम से कम 5 वर्षों तक व्यापक ग्राहक सूचनाओं की श्रृंखला को बनाए रखना होगा। मतलब जो भी डेटा है वो 5 वर्षों तक मेंटेन करना पड़ेगा, कि अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वो उससे डेटा ले सकेंगी हमारी जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं। फिर साइट इनको डेटा सेंटर कंपनियों और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को भी प्रयुक्ता डेटा एकत्र करने या संग्रहित करने के लिए निर्देश दिया गया है। जो दोस्तों डेटा सेंटर कंपनी जो डेटा वगैरह रखती हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले जो एक्सचेंज हैं, उनसे ही बोला गया है कि आप जो लोग भी यूज़र हैं उनका डेटा आप स्टोर करके रखिए, जो पढ़ने पर उनका ले सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वगैरह का उपयोग करके भी इलीगल काम बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने वीपीएन की बात कर ही ली है कि यहाँ पर डिवाइस है, इसको इनक्रिप्टेड कर देता है क्लाइंट के उसको, और फिर आप जहाँ से भी जो कुछ भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो सब इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होती है, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है कंपनी, उसको भी आपकी लोकेशन पता नहीं चल पाती है और आईपी एड्रेस पता नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ें हो गई, हमने कर लिए। फिर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बात किए गए हैं। सिक्योर सॉकेट्स लेयर वीपीएन है, साइट टू साइट वीपीएन है, क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन है। संभावना कम है कि इस तरीके से इतना डिटेल में पूछा जाए इसको।
फिर बीपीएफ उपयोग करने के लाभ क्या हैं, जुड़ी समस्याएं क्या हैं, तो लाभ वही है भाई कि आईपी एड्रेस है और प्रोटोकॉल का इंक्रिप्शन, तीसरे पक्ष को गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने से ये रोक देता है। कोई थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेस नहीं कर सकती, उसको पता नहीं चल पाएगा कि भाई आपने क्या सर्च किया है, कहाँ सर्च किया है। फिर क्षेत्राधिकार, आपका वीपीएन कितना सुरक्षित है, तो इसमें समस्याएं ये हैं कि भाई जो भी कंपनी का आप वीपीएन उपयोग कर रहे हैं वो भी सिक्योर है कि वही डेटा लीक कर रहा है, ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। दोस्तों असल में क्या होता है इसमें कि अब हम थोड़ा सा स्पीड से थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि जब हम इसको समझने पे ज़्यादा जोर देते हैं तो वो होता ये है कि फिर हमारी स्पीड कम हो जाती है और अब हमारे पास टाइम कम है और हमारे जो टारगेट्स हैं उससे ये एक वीक एक्स्ट्रा तक जाएगा अगर इसी स्पीड से हम करते रहे, यानी कि जुलाई के पहले वीक तक या दूसरे वीक तक, दूसरे भी अगर हम सब्जेक्ट के और करते हैं 4 सब्जेक्ट के अलावा तो यहाँ पर जाएगा। तो थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए इंटरनेट पे आप जो कुछ भी सर्च करते हैं, न्यूज़ ये है कि जर्मनी ने क्या किया है, रूस से जुड़े जो भी हाइड्रा मार्केट को बंद कर दिया। ये हाइड्रा मार्केट क्या है, ये अवैध वस्तुओं सेवाओं को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्कनेट मार्केट प्लेस माना जाता है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। हम इसके बारे में बात करें, डार्क वेब और सरफेस वेब की बात करें, डीप वेब की बात करें दोस्तों, तो सरफेस वेब में क्या होता है, इंटरनेट में जैसे आपने कुछ सर्च किया, आप यूपीएससी सर्च करेंगे तो जो भी सरफेस वेब्स पे वेबसाइट्स उपलब्ध हैं वो सब आपको दिखाई देंगी, जो कुछ भी आप क्वेश्चन सर्च करेंगे तो वो सब कुछ दिखाई देगा। जितना भी कुछ आप जो कॉमन जो ब्राउज़र हैं जैसे यूसी ब्राउज़र है या क्रोम ब्राउज़र है या ओपेरा मिनी वगैरह है, इनका अगर आप उपयोग करते हैं, बिंग वगैरह, तो इनका उपयोग करके जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन गैदर की सकती है वो चीज़ सरफेस वेब में आ जाती है। ये इंटरनेट पे दोस्तों जो भी सूचनाएं पहुंच उपलब्ध हैं उनका ओनली 4% है। दूसरा बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों डीप वेब का और फिर डार्क वेब का। तो डीप वेब में क्या है, इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन रखी जाती हैं या जो डार्क वेब होती है इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि वो सामान्य जो वो होते हैं ब्राउजर सॉफ्टवेयर, उनका उपयोग करके आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। अगर आप डीप वेब में कोई वेबसाइट है, मान लो www.x2gd कुछ भी ऐसा है, वो ये काम करती है कि जो भी सरफेस वेब में इंटरनेट कोर्सेस हैं, अलग अलग कोचिंग से प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से कोर्सेज वगैरह चुरा लेते हैं। हैकर वगैरह हैं जो लोग उस मार्केट में डीप वेब का उपयोग करते हैं, डार्क वेब का, और पर वहाँ पे वो सस्ते में दाम पे आपको बेच रहे होते हैं। तो आप वहाँ पर अगर एक्सेस करेंगे उनकी वेबसाइट जो कुछ भी है तो वो ऐसे आपको नहीं मिलेगी क्रोम वगैरह सर्च करके। उसके लिए जो स्पेशल जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि टॉर है, इनका उपयोग करके ही हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इनका क्या उपयोग होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करें तो जो डीप वेब होता है, इससे जो नीचे वाला हिस्सा, इसमें क्या है कि जो एकेडमिक रिसर्च वगैरह होती है, कानूनी दस्तावेज होते हैं, साइंटिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, सब्सक्रिप्शन जानकारी होती है, प्रतिस्पर्धी वेबसाइट, तो इसमें क्या है ईजिली इसको वो नहीं कह सकता, ईजिली डिकोड वगैरह नहीं कह सकता, तो ये इसका उपयोग करते हैं। और जो डार्क वेब चला जाता है, डार्क वेब में और नीचे अगर हम चले जाएँ इसका, तो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है आप इजीली एक्सेस हो नहीं सकता है, तो यहाँ से बहुत सारे इलीगल काम किए जा सकते हैं, बहुत सारे फ्रॉती काम किए जाते हैं, इलीगल मर्डर, वेपन्स की सप्लाई वगैरह है, उसकी सेल्स वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और डीप वेब में क्या है, तो ये प्रौद्योगिकी डार्क वेब में शून्य भागीदारी होती है। डीप वेब में प्रौद्योगिकियों की डार्क वेब में शून्य भागीदारी कि देखिए जो इसमें भी जो दूसरी लेयर, जो तीसरी लेयर है डार्क वेब, तो डार्क वेब और ज़्यादा एडवांस सिस्टम हो जाएगा, तो वहाँ पर जो ऊपर वाली टेक्नोलॉजी है वो काम नहीं करेगी, और इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर टॉर की हमने बात की उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर शब्दावलियों के स्तर पर अगर हम बात करें तो पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया सकता इसको, और इसे क्रोम या सफारी जैसे उपयोग नहीं किया सकता। नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, अभी आप इंटरनेट में कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे आप एजुकेशन कम्युनिटी फिर स्लैश दे के स्पेस दे के एजुकॉम सर्च करें तो आपको आएगा HTTPS और फिर एक डुअल साइन दिखेगा और फिर एक एरो जैसा कुछ स्लैश करके फिर से एक साइन दिखेगा और फिर उसके बाद ये नाम लिखा होगा। तो ये या इस तरीके से कोई भी आप वेबसाइट सर्च करें तो ये HTTPS ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है जो यूज़ किया जाता है मॉडर्न सर्च इंजन में। लेकिन क्या होता है, ये वाले जो लोग यूज़ करते हैं तो ये वाले इंटरनेट का वो प्रोटोकॉल्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो डीप वेब या डार्क वेब का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पर डार्कनेट जो है वो डीप वेब का केवल एक हिस्सा है। डीप वेब एक व्यापक अवधारणा है जिसमें पासवर्ड द्वारा सुरक्षित साइट्स होती हैं, जब सामान के लिए आसानी से उपलब्ध और मानक सर्च इंजनों द्वारा एक्सेस किए जा सकने वाले इंटरनेट को भाग को हम सरफेस वेब कहा जाता है। इसका उपयोग क्या है, जो कई कई जगह ऐसा भी होता है कि जैसे अब चाइना वगैरह में जो पत्रकार हैं या जो रसिया वगैरह में जो पत्रकार हैं, तो वहाँ पे क्या है, अगर कोई दमनकारी व्यवस्था या कोई और सरकार भी ऐसा हो सकता है, वहाँ पे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार की आवाज़ उठाते हैं और सरकार उनको दबा के रखती है, तो वो इसका उपयोग करके अपनी जानकारी पहुँचाते हैं। कुछ संवेदनशील अगर रिसर्च वगैरह है तो शोधकर्ता भी उसका उपयोग कर सकते हैं।
डार्कनेट से उपयोग से लेकिन कुछ बहुत सारी चिंताएं हैं दोस्तों या प्रॉब्लम्स हैं। उसकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि यहाँ पर गुमनाम अथवा अज्ञात बने रहने का विकल्प प्रदान करता है ये, कि आप काम कर सकते हो। जब भी ऐसी संभावना हुई तो लोग इसका इलीगली उपयोग करना चालू कर देंगे। फिर अवैध गतिविधियों के लिए सुरक्षित आश्रय एक प्रकार से, इसमें क्या है, निजता और नैतिकता संबंधी चिंताएं भी शामिल होती हैं। क्या मालूम आपने कभी इसका उपयोग किया और आपका पूरा का पूरा डाटा चुरा लिया गया और फिर डेटा हैक कर लिया गया और आपसे फिरौती वगैरह की मांग की जाने लगी। फिर इसमें क्या है कि माध्यम से नशीली दवाओं का कारोबार भी होता है और आतंकवादियों के द्वारा संचार के माध्यम से भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो देखिए यदि हम सिंपल शब्दों में बात करें तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो जब हम मशीनों में ऐसी क्षमताएं विकसित करें कि वो इंसान की तरह सोच समझ सके, निर्णय ले सके, तब वो चीज़ कहलाई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें हम बात करें और थोड़ा सा शब्दावली के स्तर पर बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार की मशीनों भी कार्य कर सकती हैं जिनमें आमतौर पर दृश्यात्मक अनुभूति, आवाज़ की पहचान और भाषा के अनुवाद जैसी मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाता है। जैसे क्या है कि हमारा एक प्रकार का गूगल असिस्टेंट है, वो भी एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। आप उससे बात करेंगे, आप अपना नाम पूछेंगे तो आपके पास जो भी इंटरनेट में आपका जो ईमेल आईडी वगैरह वहाँ से जो डेटा उसके पास गैदर किया है उसके माध्यम से आपका नाम वगैरह बता देगा। आप बोलेंगे 5 मिनट बाद अलार्म फिक्स कर दीजिए, वो फिक्स कर देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी आप उससे बात भी कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, आपका नाम क्या है, ये है, दुनिया भर की दंदफन चीज़ें आप उसका काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करें तो इसमें क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कोई भी तकनीक जो मशीनों को मनुष्यों की तरह कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है तो वो कहलाई जाती है एआई। फिर इसके अंदर आ जाता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है, ऐसे एल्गोरिदम जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना उदाहरणों से सीखने में सक्षम बनाती है। देखिए अभी कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन डाला गया है उसके अकॉर्डिंग जवाब देता है। जैसे कि क्या होता है कि आप चैटबोर्ड होते हैं जो अलग अलग तरीके से, तो जो पारंपरिक चैटबोर्ड होते हैं वहाँ पे बहुत सारे 500 1000 क्वेश्चन वो डाल के रख देते हैं। अलग अलग एटेक, बड़ी एटेक कंपनी वाले, बैंक्स वाले भी उसका उपयोग करते हैं और फिर आप सर्च करते हैं तो कोई भी रिलेवेंट अगर आपका वो प्रश्न होता है तो वहाँ से आपको जवाब मिल जाता है। तो वो तो पारंपरिक सिस्टम हो गया, वो मशीन लर्निंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो खुद से सीख सके मशीन, जैसे कि एक प्रकार से अभी हमने चैट जीपीटी वगैरह बनाया हुआ, तो वो अक्रॉस द इंटरनेट इन वो कर सर्च करता है और फिर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब अगर वो आपको बिहेवियर से वो सीख भी पाता है तो वो चीज़ कहलाई जाएगी मशीन लर्निंग। उसके अंदर भी एक और सिस्टम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दोस्तों। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क से प्रेरित मशीन लर्निंग मॉडल है। ये और एडवांस मॉडल है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे माइंड का न्यूरल नेटवर्क होता है कि बिल्कुल एक दूसरे से न्यूरल्स, लगातार न्यूरॉन्स का निर्माण होता रहता है, वो न्यूरॉन्स की तरह, न्यूरल नेटवर्क की तरह कनेक्टेड होता है। मतलब कि जो बहुत तेज़ी से काम कर सकता है, बहुत फास्ट काम कर सकता है, वो स्पॉन्टेनियस बिल्कुल जवाब दे सकता है। तो इस तरीके से हम उस सिस्टम का उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। और डीप लर्निंग में क्या है, हम इसका उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, तो इसका उपयोग करते हैं और स्वचालित रूप से डेटा प्रदर्शन का पदानुक्रम इत्यादि का उपयोग करते हैं। जैसे कि जब हम ड्राइवरलेस कार वगैरह की बात करते हैं टेस्ला की, तो वहाँ पर इस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ कहलाई जाती है डीप लर्निंग, जहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, डीप लर्निंग क्या है, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर देख लिया है। अब एआई की दोस्तों अगर हम बात करें तो 4 तरीके से एआई को क्लासीफाई किया जाता है। एक है रिएक्टिव, एक है लिमिटेड मेमोरी, दूसरा है थ्योरी ऑफ माइंड और चौथा है सेल्फ। तो रिएक्टिव की अगर हम कोई बात करते हैं, इसमें कोई स्मृति नहीं होती है, केवल अलग अलग घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया देता है। लिमिटेड मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो सीखने और प्रतिक्रिया को बेहतर करने के लिए स्मृति का उपयोग करता है। मतलब पहले जो आपने उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसने आपने सर्च किया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसने गेन की, उसके माध्यम से वो सीखता है और अपने आप को और बेहतर करता है, वो लिमिटेड मेमोरी में आ जाता है। फिर थ्योरी ऑफ माइंड में क्या होता है, ये अन्य बुद्धिमान इकाइयों घटकों की ज़रूरतों को समझता है। और सेल्फ में क्या है, ये अवेयर, इसमें मानो जैसी बुद्धिमत्ता और सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ होती है। जैसे कि सबसे एडवांस हमारे पास एक प्रकार से सिस्टम है जो चैट जीपीटी है। तो वो क्या करता है, इंटरनेट में जो भी अक्रॉस द इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर आप अभी सर्च करेंगे, मान लो आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इंटरनेट पर क्रोम पर सर्च करेंगे तो आपको 50 वेबसाइट दिख जाएंगे, आप जाके फिर उसमें से पढ़ सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी में सर्च करेंगे तो वो अक्रॉस द इंटरनेट जो कुछ भी अवेलेबल है उसका सबसे बेस्ट वर्जन आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हेल्पफुल है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसके बारे में बात कर ली। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो भाई हर सेक्टर में फिर इसका उपयोग हो सकता है, व्यवसाय में, शिक्षा में, वित्त में, ऑटोमोबाइल में, विनिर्माण में, गेमिंग में। मतलब आपको फिर गैस करना रहे कि अच्छा वो उपयोग हो सकता है कि, जैसे कि अगर हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, भाई टीचर्स अगर हर चीज़ के लिए एक जवाब देने के रखा जाएगा, मान के एक टीचर ने आपको पढ़ा दिया,
फिर क्या है कि सपोर्टिंग स्टाफ है आपके डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए, या मान के चलिए कि अब ऑनलाइन में इतना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी कि टीचर वो करता रहे, तो हमने वहाँ पे एक सिस्टम बना दिया जिसके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड सिस्टम है, वो आपको तुरंत, आपका कोई भी डाउट है आपने इंटरनेट पर सर्च किया तुरंत वहाँ से जवाब आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या ला जाएगी, इस तरीके से हम हर सेक्टर में इसका उपयोग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है तो नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों हमारे सामने है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। न्यूज़ ये है कि अलग अलग जो बिग टेक कंपनी है, अलग टेक कंपनियां हैं, वो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रही हैं। इस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ आया हुआ है। अगर जनरेटिव एआई प्रोग्राम्स की में बहुत ही वृद्धि हुई, जैसे ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसको ओपन एआई करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने डेवलप किया है, गूगल का वार्ड एआई है, और डेल ये कोडेक्स है, GPT-3 इत्यादि जो है, ये सभी जो है एआई के एग्जाम्पल हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर जो आर्किटेक्चर पर डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, और इसमें इंटरनेट पर उपलब्ध जो भी टेक्स्ट डेटा के संग्रह के माध्यम से प्रशिक्षित होता है। इसमें ये मनुष्य की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और प्रश्नों को उत्तर देने, संवाद करने के लिए उपयोग कर सकता है। जैसे देखिए क्या होता है प्रैक्टिकली, जैसे आपने कुछ भी सर्च किया, आपने सर्च किया कि भाई हाउ कैन आई बिकम अ रिच पर्सन, या कुछ भी आपने सर्च किया कि हाउ कैन आई क्लियर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कुछ भी ऐसा सर्च किया, तो इसमें क्या होगा कि इंटरनेट में पहले भी लोगों ने ऐसा सर्च किया होगा, बहुत सारे लोगों ने कोरा है या और भी ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म है जवाब दिया गया होगा। तो उससे ये जो सिस्टम है जैसे चैट जीपीटी है, वहाँ से वो फिल्टर करेगा और जो सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो एक प्रकार से जैसे कोई आपको लिखित में उत्तर देता है उस तरीके से टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और प्रश्नों को उत्तर देने, संवाद करने के लिए अलग तरीके से उपयोग भी कर सकता है। अगर आप मशीन जो जैसे एलेक्सा वगैरह होता है या गूगल असिस्टेंट से बोलने वाला सिस्टम, वो भी अगर आप उससे लिंक कर देंगे तो वो आपको बोल कर भी जवाब देगा। तो एक प्रकार से ये जो सिस्टम होता है ये जनरेटिव एआई पे काम करता है। ये प्रोग्राम क्या है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बने डीप लर्निंग मॉडल पर आधारित है, और डीप लर्निंग मॉडल को हमने देखा था वो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अलग अलग वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चूँकि ये चीज़ें बहुत पॉपुलर है इसलिए क्वेश्चन पूछे सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में फिर से बात करें अगर हम, तो एक प्रकार का ये एल्गोरिदम है जिसका उपयोग ऑडियो, कोड, चित्र, टेक्स्ट, सिमुलेशन और वीडियो जैसे नए कंटेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया सकता है। न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग को मॉडल को बड़ी मात्रा में डेटा के साथ प्रशिक्षित करके प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इन मॉडल्स का उपयोग एक प्रकार से देखिए, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स में क्या है, सब न्यूरॉन्स एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इंटरनेट में अक्रॉस द जितने सॉफ्टवेयर, जितने प्लेटफॉर्म है, सबका डेटा जुड़ा होगा, तो इसलिए इसको न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके बनाया जाता है। उपयोग करके पहले से मौजूद डेटा के समान होता है जो भी आंसर होते हैं। जनरेटिव एआई के 3 फ्रेमवर्क या मॉडल हैं, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स GAN, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल और वेरिएशनल मॉडल। फिर एक चीज़ और न्यूज़ में रही है दोस्तों, लैम्डा, यानी इसका मतलब है लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। लैम्डा हिंदी में संवाद अनुप्रयोगों के लिए एक भाषा मॉडल, तो इसको गूगल ने एक चैटबॉट के तौर पर निर्मित किया था, और ये मशीन लर्निंग मॉडल, भाषा मॉडल है, मनुष्यों की नकल करने में भी सक्षम है। तो जैसे BERT है, GPT-3 और अन्य भाषा मॉडल के समान लैम्डा भी एक ट्रांसफॉर्मर पर बनाया गया है। ये ट्रांसफॉर्मर जो है न्यूरल तंत्रिका नेटवर्क का संरचना है और गूगल ने इसे वर्ष 2017 में आविष्कृत और ओपन सोर्स किया था, यानी कि आप इसको ओपनली यूज़ कर सकते हैं। यह आभासी रूप में अनेक विषयों पर मुक्त वार्तालाप में संलग्न होने के लिए सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये बात हो गई। फिर दोस्तों क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है मानवता की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए उपयोग हो और उसमें अच्छे से रिसर्च वगैरह हो, कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट हो, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का है या उसका एथिकली कुल मिला के उसको उपयोग हो, उसके लिए एक संगठन बनाया गया था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको क्या है 2020 को लॉन्च किया गया था, जून 2020 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ये प्रकार का बहुहितधारक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी पूर्ण विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है, और इसके 29 सदस्य हैं, और GPI की सदस्यता सभी देशों के लिए खुली है। भारत वर्ष 2020 में समूह में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हुआ था। इसका सचिवालय जो है जो OECD में स्थित है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। न्यूज़ यह है कि भारत ने फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, यानी कि इंडिया इसकी अब अध्यक्षता कर रहा है। फिर दोस्तों कुछ और बात करें, यहाँ पर युवाओं के लिए जिम्मेदार AI की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022 की। इसमें राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्रभाग ने इंटेल इंडिया के सहयोग से युवाओं के लिए जिम्मेदार AI कार्यक्रम शुरू किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? E-गवर्नेंस प्रभाग। तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि ये
आर्टिफिशियल युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई पहल 2022 इसने स्टार्ट करी है, किस मंत्रालय किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे सामने वो 4D प्रिंटिंग के बारे में। देखिए अक्सर आपने अगर पहले से अगर आपका आई इस फील्ड में है, आई की तैयारी में, आपने पहले भी सुना होगा कहीं ना कहीं 3D प्रिंटिंग के बारे में। देखिए अभी जैसे कि अगर आपको टेस्ट सीरीज देने, पेपर वगैरह देना है और आप जाकर उसको प्रिंट आउट निकालते हैं, कुछ और आपने पढ़ा है वो है, तो वो एक प्रकार का 2D सिस्टम, वहाँ से हम प्रिंट करते हैं। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि जैसे हमको जैसे विजुअल्स दिखते हैं हम वैसे के वैसे निकाल सकते हैं। 3D प्रिंटिंग जो मशीन होती है वहाँ पे उपयोग करके अगर हमने डिज़ाइन डाल दिया कि हमको पूरा का पूरा एक प्रकार से, जैसे कि हमारे मोबाइल का कवर है या मोबाइल जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास स्टैंड है, ये चीज़ करनी है, तो मैंने वहाँ पे डाला कि भाई ये चीज़ करना है, उसकी कॉपी होगी सॉफ्टवेयर जैसा, और फिर मैं उसमें करूँगा, उसमें मटेरियल जो है ओरिजिनल जो भी मटेरियल से हम वो चीज़ बनाना चाहते हैं तो वैसा वो 3D में बन के आएगा। एक प्रकार से अलग अलग लेयर्स बनती हैं। जैसे आपको अगर कार के टायर बनाने 3D में, तो वहाँ पे आप साइज़ वगैरह डाल देंगे, मटेरियल जो बनाना है वो डाल देंगे 3D प्रिंटिंग मशीन में, और फिर वो हिसाब से बन जाएगा। और पूरे के पूरे न केवल छोटी चीज़ें, बड़ी मशीनों के द्वारा हम पूरे के पूरे घर ही बना सकते हैं। जैसे हम मंगल वगैरह में हमको जाना है वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे तो नहीं हम मटेरियल लेके जाएंगे कि ये मटेरियल यहाँ उपयोग करेंगे, वो वहाँ पर अगर हम वो मटेरियल ही पूरा ले जाएँ जो चीज़ बनाने के लिए उपयोग करनी है, और एक हम 3D प्रिंटिंग मशीन ले जाएँ, तो हम सीधे के सीधे वहाँ पे घर ही बना के किनारे रख देंगे। तो यहाँ पर अब नई चीज़ आ गई है वो 4D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग में जिसमें 3 डायमेंशंस का उपयोग होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव देखेंगे जैसे मोबाइल का चार्जर है, कोई भी चीज़ है, तो ये 3D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4D की बात की जा रही है। अब 4D में क्या है कि जो 3D प्रिंटिंग में मान लो हमने जैसे क्यूब होता है, क्यूब को हम मोबाइल जैसे पेपर में ही बनाते हैं, 4 डॉट करके आपने एक बॉक्स बनाया, फिर 4 को दूसरे आपस में कनेक्ट कर दिया, तो वो तो जो 3D प्रिंटिंग है तो वैसा हमने बना लिया। लेकिन अब क्या है कि 4D प्रिंटिंग में क्या है कि 3D प्रिंटिंग में हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि हमने एक स्क्वायर बनाया और फिर एक और स्क्वायर बनाया पेपर में और उसको आपस में लिंक कर दिया, वो 3D ऑब्जेक्ट थी। तो हमको वैसा बनाने वाला, जैसे रियल में क्यूब होता है पजल वगैरह खेलने के लिए, तो उसको हम इस सीक्वेंस में बदल देंगे कि आपस में हमको खींच तार के 4D सीक्वेंस में भी ला सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने मान लो एक ग्लव्स बनाया एक साइज़ का, अब एक साइज़ का मैंने ग्लव्स बनाया, वहाँ पर रबर का मटेरियल अगर मैंने यूज़ किया तो वो मैंने 3D में बना दिया ग्लव्स जो कवर करता है। और अगर वो टेक्निकल टेक्सटाइल में आ जाएगा, मतलब जिसमें पूरे ग्लव्स वगैरह हमने कवर किया हुआ है, तो वो फिर अगर मैं किसी बच्चे को दे दूँ तो वो छोटा हो जाएगा, तो उसके लिए भी काम आ जाएगा। किसी बड़े को दे दूँ तो वो है, तो वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम 4D प्रिंटिंग की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये 3D प्रिंटिंग का एक नवीन रूप है। इसमें विशेष सामग्रियों का उपयोग करके उत्पादन के बाद आकार बदलने में सक्षम वस्तुओं को प्रिंट किया जाता है। तो ये जो प्रिंट किया जाता है वो नमी, तापमान, प्रकाश, विद्युत प्रवाह, तनाव, पीएच जैसे उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। और ये इसमें जो मटेरियल उपयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजेल है, थर्मो रिस्पॉन्सिव, फोटो और मैग्नेटो रिस्पॉन्सिव, पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री है, पीएच रिस्पॉन्सिव आदि। तो ये शब्द किससे संबंधित है, 4D प्रिंटिंग से संबंधित है। 3D प्रिंटिंग में क्या है, अक्रिय पदार्थ का उपयोग करते हैं और एक हम स्टैटिक संरचना बनाते हैं। 4D प्रिंटिंग में क्या है, स्मार्ट मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं जो अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत प्रवाह अकॉर्डिंग। तो उसमें छोटी स्थैतिक संरचना, उत्तेजना, स्टिमुलेशन के द्वारा हम गतिशील संरचना भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ग्लव्स का एग्जांपल दिया कि वही ग्लव्स बच्चा भी पहन ले, वही ग्लव्स जो है एक एडल्ट पर्सन भी और एक वही ओल्डर पर्सन ही पहन ले। तो इस तरीके से हम उसके साइज में चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ कहलाई जाती है 4D प्रिंटिंग। इसे गुण क्या है, सेल्फ असेंबली है, सेल्फ एडिटेबिलिटी है, सेल्फ हीलिंग वगैरह। तो ये हमने जान लिया इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कौन सा मटेरियल उपयोग होंगे, फिर हमारा काम हो गया। फिर दोस्तों 3D प्रिंटिंग में जो 3D प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली तकनीकों के समान, जैसे कि उसमें कौन सा तकनीक उपयोग की जाती है, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग और जेड 3D प्रिंटिंग, 3DP, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग और डायरेक्ट इंक राइटिंग वगैरह, इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग वगैरह आदि का उपयोग किया जाता है। अगर हम 4D बनाते हैं तो क्या है, चिकित्सा है, जैव प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स है, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस वगैरह में इसमें काफ़ी उपयोग हो सकते हैं। फिर दोस्तों जब हम 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं, इसको 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, हिंदी में योगात्मक विनिर्माण भी बोल देते हैं। तो एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो डिजिटल 3D मॉडल या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड मॉडल की मदद से सामग्री को परत दर परत जोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रिविमीय 3 डायमेंशनल वस्तुएं निर्माण करती है। देखिए अगर मान के चलिए मैंने एक पिक्चर खींची, अब मैंने एक पिक्चर खींची है, जैसे कि हमने एक पिक्चर ली है, एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे मोबाइल कवर की हमने एक पिक्चर ली मोबाइल कवर की, तो वहाँ पर अगर आप जाके आप 2D प्रिंटर में अगर आप उसकी उपयोग करेंगे तो वो आपको लगेगा
टू डायमेंशन में दिखेगा, लेकिन वैसा तो बन नहीं पाएगा। तो 3D प्रिंटिंग में क्या हो उसकी, हालांकि स्कैनर भी अलग तरीके के होते हैं, वो इस मोबाइल से पिक्चर नहीं आएगी, अलग तरीके से स्कैनर से उपयोग करेंगे तो वो अलग अलग डायमेंशन से पिक्चर लेगा, और फिर जो हम यूज़ करेंगे मशीन तो वो अलग अलग लेयर छोड़ छोड़ के वैसा पूरा का पूरा हमको मोबाइल का कवर बना के दे देगी। ये चीज़ हो गई दोस्तों। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे सामने वो है क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था क्यूबिट्स क्या होते हैं, तो बेसिक चीज़ है, अगर क्वांटम के बारे में इतना कुछ पढ़ने का तो उनने काफ़ी बेसिक पूछा, यानी कि पूछा सकता है फिर से। तो यहाँ पर वो आईसीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। अगर हम दोस्तों क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए अभी जो हम यूज़ करते हैं, अभी जो हम कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जैसे कि 0 1, उसका हम एग्जांपल देखिए बताएं, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम फिजिक्स की जो क्वांटम लेवल पर अगर हम उपयोग करें, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर जाके अगर क्वांटम लेवल पर हम उस पर काम करना स्टार्ट करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिजिक्स के जो नॉर्मल नियम है वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास बोर्ड वगैरह होते हैं, वहाँ पे बटन्स लगी होती हैं, तो आप वहाँ पे अप डाउन करते हैं। तो अप डाउन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर अभी जैसे कि यहाँ पर जो जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर जो एलईडी लगी हुई है ऑफ है, तो यहाँ पर मान के चलिए मैंने इसको 0 बोल दिया, फिर मैंने चालू किया तो ये 1 का नाम दे दिया, और तो 1 या 0, तो ये बोर्ड का जो सिस्टम है इसमें जो बटन लगी वो 0 या 1 के सिस्टम में काम करती है, या तो 0 की सिचुएशन होगी या तो 1 की सिचुएशन होगी। लेकिन हम जो क्वांटम की का उपयोग करेंगे, क्यूबिट्स का उपयोग करेंगे, वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी हम इसको बीच में ला के रोक सकते हैं, मतलब 0 1 का एक साथ उपयोग किया सकता है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फिजिक्स होती है कि नियम है वहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ पर क्वांटम प्रौद्योगिकी हम उपयोग करते हैं, और 0 1 है उसका उपयोग कर लेते हैं यहीं पे। इसलिए इसको आ गया है क्वांटम प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग करना है। ये एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पर पदार्थ तथा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल नियम्स हैं वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं, और एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे हम उनका उपयोग करते हैं, जिसमें हम एक साथ उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो क्वांटम कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं वो बहुत फास्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि हम उन 0 1 दोनों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं, उसको हम सुपर पोजिशन भी बोल देते हैं। फिर यहाँ के यह पारंपरिक जो भौतिकी से अलग है, जिसमें कोई वस्तु एक समय में एक ही स्थान पर मौजूद होती है, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बटन का एग्जांपल दिया था कि ये मान लो 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, 0 1 हो गया, तो ऐसी वाली सिचुएशन में हम दोनों को एक साथ पिला सकते हैं, 0 1 एक साथ आ सकता है, तो वहाँ पर क्वांटम भौतिकी के नियम लागू हो जाते हैं, और इसको सब एटॉमिक लेवल पर किया जाता है, बहुत ही जो हम देख भी नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए पारंपरिक कंप्यूटर द्विधारी भौतिक अवस्था का उपयोग करके संचालित होते हैं, जैसा कि 0 1 का एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन उनको एक साथ उपयोग किया सकता है। और यहाँ पर कुछ और बात करें दोस्तों क्वांटम प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग के बारे में, तो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसमें बाइनरी की बजाय जैसे कि 0 1 जो बाइनरी नंबर हैं इनकी जगह मूलभूत इकाई के रूप में क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यूबिट्स आमतौर पर सब एटॉमिक स्तर के कण होते हैं, तो ये कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। फिर क्वांटम, अगर हम संचार की बात करें, क्वांटम संचार, क्वांटम कम्युनिकेशन की, तो इसमें डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए प्रसारित करने के लिए क्वांटम बिट्स, आमतौर पर प्रकाश के फोटोन का उपयोग किया जाता है। अभी जो उपयोग हम करते हैं उसका उपयोग करते हैं। इसमें प्रयुक्त तकनीकें हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन। तो अभी जो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करते हैं, अगर हम उसका क्वांटम लेवल पर उपयोग करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है सिस्टम जो है और ज़्यादा उसको तेज़ किया सकता है। फिर क्वांटम सिमुलेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये विशेष रूप से तैयार किया गया क्वांटम कंप्यूटर है। इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक जगत के पदार्थों और रासायनिक अभिक्रियाओं का सिमुलेशन करना है। और क्वांटम सोर्सिंग, सेंसिंग और मेट्रोलॉजी माप पद्धति की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग जो कण होते हैं, जैसे फोटान है और इलेक्ट्रॉन का सेंसर के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ये कण बल, गुरुत्व, विद्युत क्षेत्र आदि के मापन के लिए आधुनिक तकनीकों के अत्यंत संवेदनशील सेंसर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं ये जो भी आईसीटी करंट अफेयर्स उनको मैं एक ही वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन ना चाहते हुए इसके 3 वीडियो बन जाएंगे। तो अभी हम इसको यहीं पर अब स्टॉप करते हैं, और मेरा प्रयास होगा ताकि देखिए क्या है, अगर हम फिर ऐसे पढ़ के ख़त्म कर लेंगे तो वो कर तो लेंगे, लेकिन फिर हमारा उसमें जो है उतना अच्छे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ जो है क्या है, वो कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।